अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर एंजाइम से। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, कि हमने जिस एंजाइम को समझा था कि जो लफ्ज है एंजाइम उसकी माना क्या है, और जो है इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। और नंबर थर्ड चीज जो डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद जो नंबर फोर्थ पे जो चीज थी वो डिस्कस की थी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, कि जो एंजाइम है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों से जो है एंजाइम बना हुआ होता है। वो सारी की सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है। इसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो है खास तौर पे जो लेक्चर है वो नम्स और एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। कि नम्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, एमडी कैट के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है खुद को नम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, कि एंजाइम जो है वो किस तरह काम करता है। देखिए, एक एंजाइम जिसका जो है मैं शेप यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये है एक एंजाइम। अब एंजाइम जो है, एंजाइम के साथ क्या होता है कि एक जो है सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाता है। ठीक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट ये जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने की वजह से बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपस में जुड़ चुके होते हैं। थोड़ा बहुत अगर मैं इसका शेप यहाँ पर बना दूं, आप अगर इसको देख लें तो यूं होता है। ये जो है आपस में सबस्ट्रेट जो है इसके साथ अटैच हो चुका हुआ होता है एंजाइम के साथ। ठीक है, ये बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है उस सबस्ट्रेट पे स्टार्ट हो चुकी होती है। और स्टार्ट होने के बाद वो एंजाइम जो है उसी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट बन चुकी होती है उस टाइम, और बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनी होती है वो प्रोडक्ट जैसे ही बन जाती है तो फिर होता क्या है, एंजाइम अलग हो जाता है और वो जो प्रोडक्ट होती है वो अलग हो जाती है। तो ये है जस्ट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, कि जो है एंजाइम का क्या मैकेनिज्म होता है। अब एंजाइम के मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो दो मॉडल्स हैं, दो मेन मॉडल्स हैं एंजाइम के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो है मॉडल है वो है लॉक इन की मॉडल। ठीक है, ये मॉडल दिया था 1898 में एमिल फिशर में। ठीक है, एमिल फिशर ने जो है ये 1898 में ये ला दिया था। अब यहाँ पर जो है ना एमडी कैट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सेप्शनल होती हैं। मतलब एक्सेप्शनल का मतलब ये है कि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होती हैं। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अगर मैं यहाँ पर एमिल फिशर की जो थ्योरी है, जो मॉडल है जो उसने दिया था 1898 के, अगर मैं सिंध के अकॉर्डिंग बोलूँ तो वो 1898 है। लेकिन अगर मैं फेडरल के अकॉर्डिंग बोलूँ तो फेडरल की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है 1894, कि एमिल फिशर ने जो है ये मॉडल दिया था 1894 में। तो आप जो है इन चीज़ों पे फोकस ना कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो हैं चीज़ें वेरिएट होती हैं। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन जो है एमडी कैट ई कैट में, एमडी कैट नम्स में नहीं पूछा जाता। मतलब कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। बस जस्ट आपने अगर याद भी रखना है तो अपने टेक्स्ट बुक की डेट को याद रखें। अगर आप फेडरल्स हैं तो आप याद रखें 1898 1894। अगर आप सिंटेक्स मतलब सिंध बोर्ड से हैं तो वो भी याद रखें कि 1898 में है। तो 1894 और 1898 मैंने आपको बता दिया कि ये जो है डेट जो है वेरिएट करती हैं। अब ये समझते हैं कि लॉक एंड की मॉडल है क्या। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग एमिल फिशर ने ये कहा था कि हर एंजाइम की जो है एक
स्पेसिफिक जो है वो साइट होती है जिसको एक्टिव साइट बोला जाता है, जहाँ पर सब्सट्रेट अटैच हो जाते हैं, वो रिजिड होती है। इसने बोला एक्टिव साइट क्या होती है? बहुत रिजिड होती है, ठीक है? रिजिड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने ये कहा कि अगर एक्टिव साइट है एंजाइम पे, अगर कोई भी चीज़ अगर अटैच हो रही है, खास तौर पे सबस्ट्रेट, अगर सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो रहा है, तो सबस्ट्रेट को जो है उस जैसा शेप बनाना पड़ेगा, ठीक है? मतलब हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, हर एंजाइम की एक्टिव साइट के शेप की तरह हर एक सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक शेप होता है। अगर वो उस जैसा शेप होगा, तो वो जाके इसके साथ अटैच हो सकता है। ये बोला था एमिल फिशर ने। मतलब ये कि उसने ये बोला था कि जो एक्टिव साइट होती है, वो रिजिड होती है और उसका एक फिक्स्ड डेफिनिट शेप होता है, ठीक है? ये कहा इसने। उसके बाद ऐसे एंजाइम जो इस मॉडल को फॉलो करते हैं, ठीक है? वो एंजाइम जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं, उन एंजाइम को बोला जाता है नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कहे जाते हैं, जो कि लॉक एंड की मॉडल को जो है वो फॉलो करते हैं। अब इसकी एग्जांपल कौन-कौन सी हैं? इसकी एग्जांपल जो है वो भी मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, इसकी एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल्स जो है मेन 2 हैं, आपने याद रखनी है। सक्रेस और दूसरा है मेल्टेस। ये 2 एंजाइम्स हैं। सक्रेज एंड मेल्टेज आपने याद रखने हैं कि ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं और ये लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस फिट मॉडल को, जो कि दूसरा जो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर है। इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो दिया था कोशलैंड ने। कब दिया था? 1959 के अंदर इसने जो है ये मॉडल दिया था। इसने ये कहा था, अब यहाँ पर जो है इसने ये कहा था इंड्यूस फिट मॉडल के अंदर कोशलैंड ने, कि जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है? वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो एंजाइम जो है उस सबस्ट्रेट के शेप के अकॉर्डिंग, मिसाल के तौर अगर कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है? यहाँ पर जो है फिर भी हम लोग डायग्रामली इसको समझते हैं। ये मिसाल के तौर था पहले एंजाइम का शेप, और यहाँ पर आ गया कोई सबस्ट्रेट जिसका शेप कुछ यूं है। तो कोशलैंड ने इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहा था कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। उस सबस्ट्रेट के आने की वजह से वो जो एंजाइम है वो खुद का शेप भी वैसा ही बना लेगा और फिर जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब वो एंजाइम जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को जो है फॉलो करते हैं, वो कौन से होते हैं? तो आपने याद रखना है हेक्सोकाइनेज को। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है, आपने वो याद रखना है कि जो रेगुलेटरी एंजाइम होता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फॉलो करने वाले एंजाइम्स को बोला जाता है रेगुलेटरी एंजाइम्स, ठीक है? और रेगुलेटरी एंजाइम्स की जो है एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं हम लोग आगे एक्टिवेशन एनर्जी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? अब एक्टिवेशन एनर्जी को मैं समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को या एंजाइम्स के रिएक्शंस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कोई सा भी रिएक्शन हो, अगर उसके लिए एनर्जी आप कम देंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। अगर एंजाइम आप कम देंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा, अगर आप एंजाइम की एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे तो फिर वो रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है उसको सुने। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। कम से कम जो एनर्जी होती है, ठीक है, कम से कम जो एनर्जी दी जाती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? और एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए लोअर द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स की एक्टिविटी अगर इंक्रीज करनी है तो सबसे पहले आपने एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम करना पड़ेगा। जैसे ही आप एनर्जी को कम करेंगे, एंजाइम एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? और ये जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि अगर आप एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को अगर आप इंक्रीज करते हैं,
तो उसका इफेक्ट एंजाइम्स में क्या पड़ेगा, तो फिर एंजाइम जो हैं वो स्लो हो जाएँगे या रुक जाएँगे। लेकिन अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, ठीक है? अगर आपने एक्टिवेशन एनर्जी को जो है कम किया तो फिर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है? अब डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी पे जो है अफेक्ट करते हैं। तो आपने याद रखना है सबसे पहले टेम्परेचर को। टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एंजाइम एक्टिविटी को, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली जो है ह्यूमन्स की बात करूँ, तो नॉर्मली जो ह्यूमन्स का टेम्परेचर होता है वो फो 37, नॉर्मल टेम्परेचर जो है 37 सेल्सियस होता है, या सेंटीग्रेड बोल दें आप, इतना नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर ये टेम्परेचर जो है अगर आप बढ़ा देते हैं और अगर आप 100 तक कर देते हैं, बिल्कुल बढ़ा दिया आपने, या आपने इस टेम्परेचर को जो है 0 डिग्री तक कर लिया, बहुत कम कर लिया, तो इस दौरान आपने याद रखना है, इस दौरान जो है एंजाइम एक्टिविटी सीज़ हो जाएगी। सीज़ हो जाने की वजह से रुक जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी और 100 सेल्सियस पे एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएँगे। क्या हो जाएँगे? डिस्ट्रॉय, मतलब अब इतना टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करा रहे हैं, 100 सेल्सियस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है एंजाइम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएँगे। अगर आप 0 तक लेके आ रहे हैं, तो उस दौरान जो है एंजाइम सीज़ हो जाएँगे, बिल्कुल काम करना छोड़ देंगे। अब इन टेम्परेचर को बोला क्या जाता है? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो बॉडी के अंदर, उसको बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो 7 सेल्सियस होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है? और वो टेम्परेचर जो 100 सेल्सियस तक हो जाए कभी-कभार, कभी-कभार नहीं, ऐसा चांसेस बहुत कम होते हैं होने जाने के, तो इससे डेथ भी पॉसिबल है 100 सेल्सियस पे। तो इस टेम्परेचर को बोला जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर जो कि 0 सेल्सियस पे हो जाए, वो टेम्परेचर कहा जाता है मिनिमम टेम्परेचर। तो आपने जो है ये याद रखने हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर जो 37 है उसको बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर जो अगर इंक्रीज हो जाए 37 से 100 तक, उसको बोला जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर जो 37 सेल्सियस से कम हो जाए ह्यूमन्स में, उसको कहा जाता है मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है? अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली इसकी ह्यूमन्स के अकॉर्डिंग कि एंजाइम एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, एंजाइम पे क्या-क्या असर पड़ेगा, हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिया टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। आपने ये भी याद रखना है, आपने लाज़मी ये चीज़ भी याद रखनी है कि दूसरे ऑर्गेनिज़म्स किस टेम्परेचर पे जो हैं, वो खुद को मैनेज करते हैं, ठीक है? अब वो भी आपको थोड़ा बहुत बता दूँ, नॉर्मली जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनकी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर 37 सेल्सियस है ना, इसी तरीके से उनकी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर हो सकता है, वो 25 सेल्सियस से 42 तक हो सकता है। इतने चांसेस हैं कि जिन पे जो है इनकी एंजाइम एक्टिविटी काम कर सके। हमारे पास तो 37 है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। उनकी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, मतलब उनके सेल्स का, क्योंकि वो हैं तो एक ही सेल ना, तो उनकी बॉडी का जो है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 30 मतलब 70 सेल्सियस होता है। 70 उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कभी-कभार तो जब आप इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें तो 120 लिखा हुआ होता है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के अंदर जो है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे जो है वो सर्वाइव करते हैं। वो उनकी बॉडी का जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उनके लिए ना मैक्सिमम है, ना मिनिमम है, वो उनका ऑप्टिमम है। इस पे जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो ये तो नॉर्मली हमारी थोड़ी बहुत डिस्कशन हो गई टेम्परेचर के बारे में। और टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बहुत याद रखें एक एक्स्ट्रा चीज़, जो कि आप केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी याद रखेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन में है। रेट ऑफ रिएक्शन में जो है एंजाइम एक्टिविटी या कोई भी रिएक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है, कोई भी रिएक्शन, उनमें से आपने क्या किया, उसी उसी रिएक्शन के अंदर अगर आपने 10 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, उस रिएक्शन की जो स्पीड है, वो डबल हो जाएगी। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, जो आपने याद रखनी है, जो कि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। उसके बाद डिस्कस करते हैं पीएच को, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच को डिस्कस करते हैं। देखें, पीएच की अगर मैं अकॉर्डिंग बात करूँ, थोड़ा बहुत आपको पीएच समझा दूँ। पीएच की एक टेबल आती है, होती है, वो होती है 0 से बिल्कुल 7, 7 से 14, ये एक टेबल होती है पीएच की। अब पीएच की टेबल के अकॉर्डिंग जो 0 से लेके 7 तक है,
अगर किसी की पीएच 0 से लेके 7 तक है, 7 से मतलब थोड़ी-सी कम, वो होती है एसिडिक। और अगर किसी की 7 से अबोव है और 17 तक है, तो वो होती है बेसिक, ठीक है? ये है पीएच स्केल के अकॉर्डिंग और अगर वो 7 है, तो फिर 7 में वो है न्यूट्रल। तो इसी तरीके से हर एक एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक ऑप्टिमम पीएच होती है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, ठीक है? उन एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, इसी तरीके से एक ऑप्टिमम हर एक एंजाइम की पीएच होती है। तो मैंने जो है कुछ जो है पीएच लिखी हुई है एंजाइम्स की, एंजाइम को थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया है मैंने। देखें, एंजाइम नेम फंक्शन ऑप्टिमम पीएच मैंने थोड़ा बहुत फंक्शन भी एंजाइम का डिस्कस किया है। सबसे पहले एंजाइम पेप्सिन, ठीक है? अब पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारी स्टमक में अवेलेबल होता है और किस फॉर्म में अवेलेबल होता है आपको वो भी याद रखना है पेप्सिनोजेन। ये शुरुआत में जो है पेप्सिनोजेन की फॉर्म में जो है हमारे स्टमक में अवेलेबल होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं, तो वो जैसे हमारा खाना हमारे स्टमक में एंटर होता है, तो फिर एचसीएल जो है वो रिलीज़ होती है वहाँ पर। इस मैकेनिज़्म को थोड़ा समझें, बहुत ही अहम है। एचसीएल रिलीज़ होती है। एचसीएल क्या करती है, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करती है पेप्सिन में, ठीक है? और ये जो पेप्सिन है फिर जो है प्रोटीन जो है होती हैं हमारे न्यूट्रिशन में जो कि स्टमक में आती हैं उसको डाइजेस्ट करती हैं, ठीक है? अब डिस्कस करते हैं इसकी पीएच की, तो इसकी पीएच जो है एसिडिक होती है उस दौरान क्योंकि एचसीएल रिलीज़ होती है, एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, तो वो रिलीज़ होती है उस दौरान, तो इसकी जो पीएच होती है वो 2 तक होती है, कभी-कभार तो 2.5 भी लिखी हुई होती है, तो आपने याद रखनी है। उसके बाद है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी जो है प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, ये होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसकी जो है अगर मैं बात करूँ पीएच वो होती है 8 तक, एप्रॉक्स 8 अल्कलाइन होता है ये। अल्कलाइन अल्कलाइन या बेसिक बात एक ही है। तो ट्राइप्सिन की जो पीएच है वो कितनी होती है 8 तक होती है, ये अल्कलाइन होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो पेप्सिन है वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, जो कि ट्राइप्सिन है वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों के पीएच में डिफरेंस है। दोनों की पीएच में इसलिए डिफरेंस है क्योंकि एनवायरनमेंट का डिफरेंस है। स्टमक के अंदर जो है एचसीएल रिलीज़ होने की वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, इसलिए उसकी पीएच जो है एसिडिक है। अगर मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइकार्बोनेट आयन रिलीज़ हो चुका हुआ होता है। ठीक है? इसलिए जो है वो वहाँ पर जो एनवायरनमेंट हो चुका हुआ होता है, वो अल्कलाइन या बेसिक हो चुका हुआ होता है उस टाइम। इसलिए जब ट्रिप्सिन रिलीज़ होता है, तो उसकी जो पीएच है वो 8 होती है या 8.8 से इंक्रीज़ होती है कभी-कभार, आपने याद रखना है 8 को। उसके बाद अमाइलेज़, ठीक है? अब सिल्वरी अमाइलेज़ ख़ास तौर पे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये होता है हमारे माउथ के अंदर, जो क्या करता है, स्टार्च जो होती हैं, जितनी भी जो शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट की फ़ॉर्म्स होती हैं, उनको डाइजेस्ट करता है शुगर मॉलिक्यूल्स को, शुगर के अंदर, माउथ के अंदर। इसकी पीएच होती है 6.7 या 7 तक। उसके बाद है लाइपेज़, लाइपेज़ जो है, ये पैंक्रियाटिक लाइपेज़ है। ये क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स को डाइजेस्ट करता है। इसकी जो पीएच है वो 8 तक होती है। मेल्टेस, मेल्टेस क्या करता है, मेल्टोज़ को डाइजेस्ट करता है। ठीक है? इसकी जो है वो ये क्या करता है, मेल्टोज़ को मतलब ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करता है। इसकी पीएच जो होती है वो 6 से 7 तक होती है। उसके बाद लैक्टेज़, जो कि क्या होता है, लैक्टोज़ को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज़ में और गैलेक्टोज़ में। उसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज़, ठीक है? डीएनए पॉलीमरेज़ अगर मैं बात करूँ, ये डीएनए की स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज़ करते हैं। ये एक बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है डीएनए एंड क्रोमोसोम्स में, कि डीएनए पॉलीमरेज़ के हिसाब से आपने बस याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज़ क्या करती है, डीएनए की जो स्ट्रैंड्स होती हैं वो बनाती हैं। इसकी जो पीएच होती है वो 7.5 से 8 तक होती है। उसके बाद है कैटलेस, ठीक है? अब कैटलेस क्या है, ये क्या करती है, कैटलेस कौन-सा एंजाइम होता है, ये क्या करता है, ब्रेक करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक किस्म का कंपाउंड है, जिसको जो है ये ब्रेक करते हैं और इसकी कैटलेस की कितनी पीएच होती है, 7 तक होती है और यूरियस की भी कितनी पीएच होती है, 7 तक। यूरियस क्या करता है कि यूरियस क्या करता है, यूरिया को क्या करता है, ब्रेक करता है अमाइन अमाइन अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है? ये हो गया थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने डिस्कस करना था
एंजाइम्स के अकॉर्डिंग कि एंजाइम्स कौन-कौन से होते हैं, मतलब मेन एंजाइम्स, एंजाइम्स तो बहुत सारे और भी हैं। तो उनका हम लोगों ने फंक्शन भी डिस्कस किया कि क्या-क्या उनका बॉडी के अंदर रोल है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक ही टॉपिक जो हमारा लास्ट होगा, वो होगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि जो है सबस्ट्रेट की क्या कंसंट्रेशन होती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मिसाल के तौर अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ जाए बॉडी के अंदर, सबस्ट्रेट इंक्रीज़ हो जाए, तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एंजाइम एक्टिविटी पे या रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो सबसे पहले अगर आप याद रखें कि जैसे-जैसे जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है, जैसे-जैसे जो है सबस्ट्रेट इंक्रीज़ होंगे, तो क्या होगा कि एंजाइम जो है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी उस टाइम जो होगी इंक्रीज़ होगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी जो एक्टिविटी है वो एक हद तक महदूद होगी। मतलब शुरुआत में जो है सबस्ट्रेट इंक्रीज़ हुआ और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, सबस्ट्रेट बढ़ते रहेंगे लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको थोड़ा बहुत जो है उससे बना के दिखाता हूँ आपको ग्राफ से। देखें ये ग्राफ बनाया मैंने। अब ग्राफ में क्या होगा, शुरुआत में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। यहाँ पर जो है मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। शुरुआत में क्या होगा, यहाँ पर वो इंक्रीज़ होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। उसके बाद क्या होगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वो बढ़ने दें। इधर मिसाल के तौर 1, 2, 3 बढ़ रही है, बढ़ने दें। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपने ये याद रखना है। उसके बाद एक चौथी चीज़, वो भी जो है कभी-कभार डिस्कस की जाती है और डिस्कस की ही जाती है, वो उसका नाम है एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है? एंजाइम कंसंट्रेशन के बारे में बस आपने याद रखना है कि एंजाइम जी कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर, कि जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल होंगे उतनी जो है एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगी। लेकिन ये भी कुछ हद तक होती है, कुछ हद के बाद जो है ये भी मतलब एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाती है, ठीक है? जो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर जो है मैंने आपको डायग्राम में बताया था, अभी जो है फिर से अगर मैं ड्रा करूँ यहाँ पर, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पर जो है सबसे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, रेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इस दौरान जो है क्या इस दौरान इस चीज़ का एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है सैचुरेशन, कि अब जो है, जो रिएक्शन है वो सैचुरेटेड हो चुका है। बस आपने ये भी याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का जो लेक्चर है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा और उसके साथ-साथ अगर आपने कोई और क्वेश्चन पूछने हैं मुझसे, अगर आपको कोई और चीज़ें जो हैं कन्फ्यूज़ कर रही हैं, तो आप जो है मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, तो आप मुझे मैसेज करके मुझसे जो है सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।